गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो स्वर और स्वर की सहायता से उच्चारण होता है, जैसे ओ आ ई अ। जबकि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो व्यंजन और स्वर की सहायता से उच्चारण होते हैं, जैसे क ख ग घ छ त ज्ञ। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण में जो क वर्ग है, यानी क से लेकर ज्ञ तक, अंग तक, च से लेकर ज्ञ तक, च वर्ग, त वर्ग, ट से लेकर र तक, त वर्ग, त से लेकर न तक, प वर्ग, प से लेकर म तक। तो जो च वर्ग है, क वर्ग है, उसका उच्चारण कंठ से होता है। आइए हम देखते हैं कि कंठ से चूंकि जो चीज उच्चारण होता है कंठ से लेकर और ओष्ठ तक, इन्हीं के उच्चारण स्थल को हम लोग को बताना है कि कवर का उच्चारण कंठ है और कंठ के बाद जो है तालु आता है। कंठ के बाद तालु आता है, यानी चवर का उच्चारण च से लेकर यहाँ तक तालु से होता है, जबकि टवर का उच्चारण मूर्धा से होता है। ऐसे भी क के बाद त आता है, त के बाद म आता है। क से कंठ, त से तालु और म से मूर्धा। तो इस तरह भी आप दिमाग में सेट कर सकते हैं कि कवर को कंठ से, चवर्ग को तालु से, टवर्ग को मूर्धा से और टवर्ग को दांत से, यानी त से लेकर न तक का उच्चारण दांत से करते हैं, जबकि पवर्ग यानी प से लेकर म तक का उच्चारण ओष्ठ है। जबकि य र ल व, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें उच्चारण करते समय बाहर से अंदर की तरफ हवा जाता है, यानी य र ल व। जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख में बाहर से हवा मुख की ओर जाता है, जबकि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, इनका उच्चारण जब करते हैं तो गर्म हवा मुख से बाहर की तरफ निकलता है, इसलिए इसको उष्ण वर्ण भी कहते हैं। जबकि य र ल व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं, इसको अर्ध स्वर भी, अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। जबकि क और स, क और मूर्धन्य स को ऐड करेंगे तो छ बनता है, जो छतरी वाला छ बनता है। जबकि त और र मिलकर त्र बनता है और ज और य मिलकर ज्ञ बनता है। यानी तीन चीजों को एकजुट करने पर, यानी तीन ऐसे व्यंजन वर्ण हैं, जैसे छ त्र ज्ञ, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जबकि प्लुत व्यंजन जो होता है, जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है और ये तीन की तरह इनको लिखा जाता है और इनका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है और ये संस्कृत भाषा में, वैदिक संस्कृत भाषा में, वैदिक भाषा में इनका प्रयोग होता था। जबकि अनुस्वार जो होता है, इनका उच्चारण नाक है। अनुस्वार का उच्चारण यानी किसी भी शब्द के अंदर जो बिंदी होता है उसको अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंगूर हुआ, कंगन हुआ, इनका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इनको अनुस्वार कहते हैं। जबकि अनुनासिक जो है, इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे दांत हुआ, आंख हुआ, इस तरह के उच्चारण जो होते हैं इनको अनुनासिक कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जो व्यंजन का जो उच्चारण होता है उसमें
ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, किसी में कम मेहनत करना पड़ता है। तो जिसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको महाप्राण कहते हैं, जबकि जिसमें कम मेहनत करते हैं उसको अल्पप्राण कहते हैं। तो ज़्यादा मेहनत किसमें करना पड़ता है? महाप्राण में। तो महाप्राण में कवर, चवर, टवर, तवर और पवर का दूसरा और चौथा ये महाप्राण होता है, यानी इसको 24 से याद करेंगे, जबकि 135 जो होता है वो अल्पप्राण होता है। 1, 3, 5 इसको अल्पप्राण कहते हैं। तो अल्पप्राण के लिए जो सूत्र है उसको लिख लें, जब भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आए तो अल्पप्राण के लिए 135 लिख ले, और कवर, चवर, टवर, तवर और पवर के लिए उसमें से अल्पप्राण में क, ग और ग, फिर च में च, ज और य, टवर्ग में ट, ढ और ड और ड़, ट में त, द, न, प, ब, म, यानी 135 के तहत 1, 3, 5 वाला लिखेंगे तो अल्पप्राण हो जाएगा। और जो बच जाएंगे, जैसे 1, 3, 5 में क्या बच जाएगा? 2 और 4, ये महाप्राण हो जाएगा। और इसमें जैसे कवर्ग में ख और घ हो जाएगा, चवर्ग में छ और झ हो जाएगा, टवर्ग में ठ और ढ हो जाएगा, तवर्ग में थ और ध हो जाएगा, पवर्ग में फ और भ हो जाएगा, यानी महाप्राण कहलाता है। जबकि अघोष जो है, यानी अल्पप्राण में इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, महाप्राण में ज़्यादा समय लगेगा, या ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, अल्पप्राण में कम जोर देना पड़ेगा। अघोष और सघोष, सघोष में क्या होता है? झंकार ज़्यादा होता है, यानी मेहनत ज़्यादा होता है, समय ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको सघोष कहते हैं। अघोष जिसमें मेहनत कम करना पड़ता है उसको अघोष कहते हैं। तो अघोष का सूत्र है 12, यानी कवर का पहला और दूसरा, चवर का पहला और दूसरा, टवर का पहला दूसरा, तवर का पहला दूसरा, पवर का पहला दूसरा, यानी अघोष कहलाएगा। और उससे के बाद जो बच जाएगा उसको सघोष कहते हैं, यानी उसका सूत्र है 345, 3, 4, 5, यानी एकदम याद होना चाहिए। सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण पेपर में जब भी आए उसको नोट कर लें और इस सूत्र को आपको क में लिख कर और उसके हिसाब से टिक लगाएंगे, एक भी आपका गलत नहीं होगा। मात्रा कितनी होती है? तो मात्रा 10 है, यानी अ मात्रा में नहीं आता है और अंग अ नहीं आता है, यानी ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 10 है मात्रा। और इन्हीं मात्रा को हम व्यंजन में प्रयोग कर किसी शब्द को लिखते और बोलते हैं। तो बिना मात्रा के, बिना स्वर मात्रा के, और जबकि स्वर ही जो मात्रा है उसी का हम लोग व्यंजन में प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह से ये हिंदी वर्ण में जो मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण पूछे जाते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक पूछे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन पूछे जाते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण पूछे जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन पूछे जाते हैं, और कवर, चवर, टवर, तवर, ये जो कवर, चवर, टवर के जो है आपको उच्चारण स्थल पूछा जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुछ मुख्य बातें हम लोगों ने देखा कि किसका उच्चारण क्या है, और कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जिनका उच्चारण किसी 2 चीजों के स्पर्श से बनता है। जैसे आप देख सकते हैं कि कर्ण से उच्चारण जो होता है ओ, आ, ह और विसर्ग,
यानी कंठ से क्या क्या उच्चारण होता है, तो अ भी होता है, आ भी होता है, यानी स्वर में दो होता है और पूरा कवर कंठ से होता है और ह। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि ह का उच्चारण क्या है, तो ह का उच्चारण भी कंठ है। जबकि मूर्धा से जो उच्चारण होता है, हम लोग जानते हैं कि मूर्धा से उच्चारण जो होता है, मूर्धा और जीभ के स्पर्श वर्ण जैसे री और टवर का उच्चारण होता है और र और मूर्धन्य स और र का उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी यरल में र और मूर्धन्य स का उच्चारण जो है वो मूर्धा से होता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि र और मूर्धन्य स का उच्चारण क्या है, तो मूर्धा है। जबकि टवर का भी उच्चारण मूर्धा ही है और री का भी उच्चारण मूर्धा है, यानी री का उच्चारण मूर्धा के उच्चारण से क्या क्या होता है, तो री होता है ऋषि वाला, उसके बाद टवर यानी टठर और र और मूर्धन्य स का उच्चारण मूर्धा है। जबकि दांत से जो उच्चारण होता है उसमें तवर्ग यानी तथा का उच्चारण होता है और ल और दंती स, ल का पूछता है कि ल और दंती स का उच्चारण क्या है, तो दांत है, यानी ल और दंती स का उच्चारण क्या है, तो दांत है। जबकि ओष्ठ का उच्चारण जो है पफ यानी पवर्ग है, पोलस छोटा ऊ और यानी ऊ और पवर्ग का उच्चारण क्या है, ओष्ठ है। ओष्ठ से क्या चीज का उच्चारण करते हैं, तो एक तो पवर्ग हो गया और दूसरा ऊ और ऊ का उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है। जबकि कुछ ऐसे है कि दो चीजों के मिलने से उच्चारण होता है, जैसे कंठ और तालव्य। कंठ और तालव्य से जो उच्चारण होता है वो ए और आए है। कंठ और तालव्य से किसका उच्चारण होगा, ए और आए। जबकि कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होता है ओ और औ। कंठ और ओष्ठ से क्या होगा, ओ और औ। जबकि दांत और ओष्ठ से क्या होगा, व। दांत और ओष्ठ से क्या उच्चारण होता है, तो व। दांत और ओष्ठ से उच्चारण होता है व का उच्चारण क्या है, तो दांत और ओष्ठ है। इस तरह से हम लोगों ने कुछ उच्चारण स्थलों को देखा और उच्चारण स्थलों में संयुक्त ध्वनियां जो होती है, संयुक्त ध्वनियों का भी प्रयोग हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। कवर चवर टवर का उच्चारण स्थल देखा, अल्पप्राण देखा, महाप्राण देखा, उष्ण वर्ण देखा, संयुक्त वर्ण देखा, संयुक्त व्यंजन देखा, उसके बाद अंतस्थ देखा, अल्पप्राण महाप्राण अघोष सघोष देखा और कौन और किनका उच्चारण स्थल क्या है। इस तरह से हम लोगों ने वर्णों के बारे में संक्षिप्त अध्ययन किया। धन्यवाद।